हंसी हंसी दुलार जरा सा, Amul, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, Amul, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत की थी एक महत्वपूर्ण चर्चा की कि कैसे दृष्टिकोण, नीति और नेतृत्व मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं और आज हम उसी विचार को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज हम गहराई से समझेंगे कि जो नीतियां और दृष्टिकोण तैयार हो रही हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर प्रभाव क्या है और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां हर विचार है राष्ट्र के नाम। सुनील सर, राजेश जी, हमारे दूसरे एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, पिछले एपिसोड में हमने खास तौर पे माइक्रो सेगमेंटेशन की बात की थी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बैंक्स हैं, फिनटेक है, एनबीएफसीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये हमारे फाइनेंस के लिए। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का इन वर्टिकल्स को कैसा चैलेंज है और माइक्रो सेगमेंटेशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है? जी सिमरन, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और हमारे देश का यदि हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कितना खर्चा हो रहा है, तो टोटल खर्चे का 24% खर्चा हम इन्हीं सेक्टर के ऊपर करते हैं, क्योंकि इन सेक्टर पे साइबर सिक्योरिटी हमने बहुत शुरू कर दी थी। जबकि दूसरे सेक्टर भी इतने ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यदि किसी हॉस्पिटल पे साइबर अटैक होता है तो वो हॉस्पिटल पे नहीं है, लाइफ पे, पूरी जिंदगियों पे साइबर अटैक है। लेकिन इस सेक्टर को हम विशेष तौर पे शुरू से अच्छा देखते आ रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा पैसा हम खर्च करते हैं इसकी सिक्योरिटी पे। क्योंकि इसमें यदि हम देखते हैं कि देखिए, किसी भी, अगर मैं एग्जांपल लूं किसी भी फिनटेक या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का या बैंक का, तो मैं देखूंगा कि हमारी कोर बैंकिंग सिस्टम, हमारे एटीएम नेटवर्क, हमारे स्विफ्ट कनेक्शन, ये सब हमारे पोटेंशियल एंट्री पॉइंट हैं। और अगर पीछे हमने देखा है कि बहुत सारे रैंसमवेयर ऐसे आए जिन्होंने सारे सेक्टर पे, यहाँ तक कि ब्रोकरेज फर्म के ऊपर भी बड़ा निशाना बनाया और हमने बहुत सारे लाखों लोगों के डाटा को ब्रीच होते देखा है। तो माइक्रो सेगमेंटेशन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज हम बोल सकते हैं, जिसने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। वो कैसे किया है कि क्योंकि इसमें ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके जो इंपॉर्टेंट सर्वर हैं, मान लीजिए मैं एक छोटा एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपके इंस्टीट्यूशन में 1000 सर्वर हैं, मान लीजिए। उस 1000 सर्वर में से बहुत सारे सर्वर ऐसे होंगे जिसे हम क्राउन सर्वर्स बोलते हैं कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा। और इस तरह से उसको आप बिल्कुल एक अलग सेगमेंट बना देते हैं और उनको इंडिविजुअली सबको अलग कर देते हैं। और मान लीजिए आपके जितने भी फायरवॉल और जितने भी सिस्टम अपने सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लगाए हुए हैं, उनको ब्रीच करके कोई अंदर आ जाता है, तो उसके बाद मान लीजिए वो पहले सर्वर पे या पहले किसी पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसको वहीं पर हम क्वारंटाइन कर देते हैं। मतलब माइक्रो सेगमेंटेशन के कारण वो वाला जो वायरस वहां पर पहुंचा है, उस सर्वर पे वो दोबारा फैल नहीं पाता। क्योंकि हमारे जो सिस्टम है वो इस तरह से हैं कि जो फायरवॉल होती है, जब सिस्टम में कोई वायरस आ रहा होता है तो वो उससे पूरी डिटेल पूछते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, रोक देता है। लेकिन जब एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात करता है, उनका जो डाटा आदान प्रदान होता है, उसमें उनको नहीं पता लगता है वायरस से को ट्रांसफर कर रहे हैं या बुला रहे हैं या वो बात कर रहा है या एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो रही है वो। तो इसीलिए वो एक से दूसरे में जब एक बार आ जाता है, धीरे धीरे फैलना शुरू करता है और कुछ समय में 1, 2, 3, 6 महीने में पूरे सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लेता है। जब तक हमें पता लगता है, जब तक सिस्टम पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है, हमारे हाथ से निकल गया होता है। अगर वो माइक्रो सेगमेंटेशन वहां पे कराई हुई हो, तो जो पहले सर्वर में आएगा वायरस वहीं क्वारंटाइन हो जाएगा, वहीं पे उसको रोक दिया जाएगा, वो आगे फैल नहीं पाएगा। तो एक बहुत बड़ा अटैक जिसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होगी, वो एक छोटे से
एक मतलब हमारे लिए एक छोटी घटना हो गई, क्योंकि उस जहाँ पर वो आया है उसको हम दोबारा से ख़त्म करके ठीक कर लेंगे, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ। तो इस सेक्टर पे, क्योंकि यदि एक बैंकिंग सिस्टम या एक इंश्योरेंस सिस्टम में कोई अटैक होता है और उसके अगर सर्वर का पूरा डाटा बाहर चला जाता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आम आदमी के छोटे पैसे, बड़े पैसे, आम आदमी के इंश्योरेंस, आम आदमी की सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अगर वो सारी चीज़ें हमारी चोरी हो जाती हैं या लॉक हो जाती हैं तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देश के ऊपर और जनता के ऊपर पड़ता है। इसलिए माइक्रो सेगमेंटेशन इस सेक्टर की बहुत बड़ी मदद करता है कि उसको पूरे सेक्टर को खराब होने से रोकता है और आपके इंस्टीट्यूशन को अपना जो रूटीन का उसका काम करने की एक पूरी क्षमता देता है कि आपका अटैक हो गया फिर भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि जिस सर्वर पे आया है उसको हम रोकेंगे और वहीं पे उसे खत्म कर देंगे। राजेश सर, अब एआई का ज़माना है ये, लेकिन ये भी देखने में सामने आ रहा है कि जो साइबर क्राइम्स हैं उनमें जो क्रिमिनल्स और डिफेंडर्स हैं वो भी एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये एक आर्म्स रेस बनती जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल बनती जा रही है। अगर आप देखेंगे एआई का, अगर हम नॉर्मल यूजेज कर रहे हैं, राइट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या इवन मेन स्ट्रीम में भी हम एआई यूज़ कर रहे हैं, तो हैकर्स भी एआई यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो डेटा पहले हैकर्स को शायद 6 महीने, 8 महीने या 2-3 साल भी लगते थे कलेक्ट करने में, टारगेट करने में, आज वो विद इन 1 या 2 घंटे बिकॉज ऑफ एआई यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली एजेंटिक एआई बना सकते हैं, जहाँ पे वो उसको बोलते हैं इनसाइडर अटैक एआईज को इंस्टॉल करके आपका सारा इंफॉर्मेशन वो फेच कर सकते हैं। सो बिल्कुल हो रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जब भी आप एआई यूज़ कर रहे हो, आपके पास टेक्नोलॉजी आज है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि राजेश ये सिस्टम यूज़ कर सकता है या नहीं यूज़ कर सकता है। लेकिन आज कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये सिस्टम उस सिस्टम के साथ बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात कर सकता है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी है नहीं। कोई सेंसर नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप मानिए आपके पास एक सिस्टम टू सिस्टम एक पाइप है, उस पाइप में पता नहीं है दूध निकल रहा है, ऑयल जा रहा है, वाटर जा रहा है, पाइप कनेक्टेड है जी। सो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी कोर टेक्नोलॉजी में, आजकल जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी में। सो जब आपके पास एक एआई एजेंट होता है तो वह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो क्विकली बोल सकता है कि अटैक मैं कैसे सिमुलेट करूं या बनाऊं मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। सो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत केयरफुली एआई का यूज़ करें। उस पर्टिकुलर एआई टेक्नोलॉजी में पहले आप माइक्रो सेगमेंटेशन की टेक्नोलॉजी लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आइसोलेशन आप पहले एयर गैप बना दे। और अगर आप बोले कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैं एआई को यूज करना चाहता हूं, तो लेकिन ऑलरेडी वो माइक्रो सेगमेंटेड हो, क्योंकि अगर आग लगेगी आप उसको सेगमेंट में ऑफ भी कर सकते हो। सो यस, वॉरफेयर बन रहा है और ये वॉरफेयर आपको क्रिमिनल माइंड्स भी यूज करेंगे, हैकर्स भी यूज करेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि हॉस्पिटल में पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी आई, वो दूसरे हॉस्पिटल में 6 सेकंड में वही वल्नरेबिलिटी उन्होंने देखी। क्योंकि एआई इतना स्पीड पे जा सकता है, वो बोलते हैं कि अच्छा मैंने ये ताला इस तरीके से खोला, तो मैं जहां कहीं पे भी इस टाइप के ताले हैं मैं उनको इस पर्टिकुलर तरीके से खोलूं। सो ये इट्स अ डबल एज स्वर्ड एंड वन साइड इज टचिंग अस आल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबली केयरफुली एआई का यूज करना, बट इन एन एनवायरनमेंट जहां पे माइक्रो सेगमेंटेशन ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंट किया हो। दर्शकों, यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। तो आपके जो रेगुलेशन होते हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए।
एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस और नए नए इनोवेशंस के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे उस बैलेंस को बनाया जा सकता है? सिमरन, बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इनोवेशन जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि बिगर इनोवेशन के आज जहाँ हम हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते। और जब भी कोई इनोवेटर इनोवेशन करता है, आज के युग में उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इनोवेशन के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को उसमें इनबिल्ट करे। पहले क्या होता था, इनोवेटर जो होते थे सिर्फ इनोवेशन पे ध्यान देते थे, लेकिन अब उनको साइबर, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप साइबर सिक्योरिटी का ध्यान ही ना रखें, खाली इनोवेशन देखें, या आप साइबर सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दें या रेगुलेशन इतने टफ कर दें कि कोई इनोवेशन हो ही ना पाए। तो इनोवेशन और ये दोनों पैरेलली चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी इनोवेशन इसलिए की जाती है कि वो आम पब्लिक को और देश को आगे बढ़ा सके। तो इनोवेशन अगर हमने उसमें साइबर सिक्योरिटी नहीं रखी तो वो इनोवेशन बेकार हो जाएगी। जो इनोवेशन का पहला पर्पस है, जिस काम के लिए इनोवेशन की जा रही है, वो उसमें फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये साथ साथ चलेंगे। कोई भी इनोवेटर है उसको ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरी बात एक आम तौर पे बात करूं कि भाई एक इनोवेटर क्या करता है, इनोवेटर का आइडिया होता है कि उसको किसी ना किसी समस्या का सॉल्व करना होता है कि कैसे इस प्रोसेस को मैं आसान तरीके से कर सकता हूँ, या कैसे इस प्रोसेस को, या कैसे मैं किसी भी चीज का शेप चेंज कैसे बेटर तरीके से कर सकता हूँ। तो उस समय पे वो साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रख सकता, क्योंकि वो को तो इनोवेटर है, वो तो टेक्निकल पर्सन है। तो जो हमारे इनोवेशन के लॉज होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिससे कि इनोवेटर के इनोवेशन में वो आड़े ना है। तो इसलिए इन दोनों को हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दूसरे को रोक रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत टफ रेगुलेशन बना दोगे तो शायद इनोवेशन में दिक्कत आएगी। तो आपके जो रेगुलेशन होते हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, और वो सबके लिए एक से नहीं बन सकते। आपको स्टार्टअप के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, बड़ी कंपनी के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उन दोनों को लिवरेज मिल सके कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। तो ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप एक फिट साइज बना दें सबके लिए, एक ही हो गया कि आपने एक रेगुलेशन बना दिया, बोला सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो इन दोनों को हमारे को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और केस टू केस बेसिस पे इसके ऊपर ज़्यादा एक पूरी इंडस्ट्री या एक पूरे सेगमेंट को अलग करना पड़ेगा कि स्टार्टअप अलग कर दिया आपने, एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री अलग कर दी आपने, एआई वाली इंडस्ट्री अलग कर दी आपने। तो उस तरीके से इसको लेके चलना पड़ेगा। राजेश सर, जीरो ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये क्लासिक साइबर सिक्योरिटी से अलग कैसे है, और क्या सिर्फ बिल्डिंग अ वॉल अब सफिशिएंट नहीं रहा? देखिए, ज़ीरो ट्रस्ट एक जो प्रिंसिपल है, ये साइबर सिक्योरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। ये अगर आप देखोगे कहीं पे भी, व्हेन देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, तो आप चाहते हो कि यू अप्लाई, कि चाहे आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ हो या एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ हो, यू अप्लाई सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर एवरीबडी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे आपका एक जेन्युइन एम्प्लॉई है और उसने कोई ईमेल क्लिक किया, उसका कोई इंटेंट नहीं है कुछ अटैक करने का या साइबर वॉरफेयर में हैक करने का, लेकिन उस ईमेल को क्लिक करके उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, बाहर वालों ने कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि उसने मैलवेयर उस पर्टिकुलर ईमेल में डाला था। सो एन इग्नोरेंट एम्प्लॉई इज नाउ ए टारगेट, और वो फिर इग्नोरेंट एम्प्लॉय बिकम सोर्स ऑफ योर अटैक। तो जीरो ट्रस्ट का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, नॉट योर सिस्टम, नॉट योर यूजर, नॉट योर डिवाइस। तो जब आप एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल में रखते हो कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप वो
सिस्टम वैसे बनाते हो जहां पे एवरी लेयर पे आप एक साइबर प्रैक्टिस बनाओगे, सिक्योरिटी बनाओगे। ओके। तो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में अगर आप जाओगे तो अगर एक लेयर ऑफ डिफेंस कहीं मिस भी हो गया, दूसरा लेयर ऑफ डिफेंस उसको कैच कर लेता है। अभी अगर आप देखोगे पुराने ज़माने में करीब 400, 500, 600 साल कॉन्सेप्ट था एक फोर्ट का। जी। तो वो रखते थे, राजा महाराजा एक फोर्ट रखते थे, एक दरवाज़ा रखते थे और एंटायर उनकी जो किंगडम थी वो उस फोर्ट के पीछे रहती थी। लेकिन जो फोर्ट के अंदर होते थे वो बेसिकली यूज टू ट्रस्ट देम। लेकिन आपने काफ़ी स्टोरीज देखी होंगी जहाँ पे अंदर वाला बेदी उस पर्टिकुलर फोर्ट को तोड़ देता है, क्यों वो डोर खोल देता है या कुछ कुछ प्रैक्टिसेस। सेम प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप वो फाउंडेशनल एलिमेंट रखोगे कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास एक लेयर्ड सिक्योरिटी रहेगी और हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी अगर आप कोई दरवाज़ा खोल रहे हो या कहीं पे कोई सिस्टम खोल रहे हो, आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन करोगे। ओके। तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल जीरो ट्रस्ट का ये साइबर का नहीं है, ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल हर जगह पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। साइबर, डेटा सेंटर, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, वॉरफेयर सिस्टम्स में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि स्टेक्स बहुत बड़े हैं। आपने शायद सुना होगा वॉरफेयर्स में स्लीपर सेल्स उनको बोलते हैं, कुछ इंटरनल एम्प्लॉयज 20-20 साल से होते हैं जी। और उनको एक्टिवेट आप कर देते हो और वो सोर्स बन जाते हैं। अगर आपके पास जीरो ट्रस्ट इम्प्लीमेंटेड है तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती है कि कहीं पे भी कोई भी स्लीपर सेल पे एक्टिवेट हो गया और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिसरप्ट करेगा। ये स्टेट लेवल पे, ये गवर्नमेंट लेवल पे, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कहीं पे भी एप्लीकेबल है। ओके। सो दैट्स व्हाई जीरो ट्रस्ट शुड बी द मेन नॉर्म, चाहे आप कंट्री लेवल पे देखें, स्टेट लेवल पे देखें या ऑर्गेनाइजेशन लेवल। बिल्कुल सही। दर्शकों, यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। बैठ के उनको हम एक एक्सपोजर दे दें कि एक प्रैक्टिकल अटैक्स कैसे होते हैं, उनको आप डिफेंड कैसे करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, हम अपने शो में मिशन 2047 की अक्सर बात करते हैं और जॉब क्रिएशन की उसमें क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प कर सकती है कि हम 2047 का मिशन जो है वो जल्दी वहाँ तक पहुँचे? आज अगर हमारे देश में देखते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल की कमी है। साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट खाली पड़ी हैं लेकिन उसमें लोग नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड में देखें तो 50 लाख से ज़्यादा अनफिल्ड पोजीशन है जहाँ पर कि उनको रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, लेकिन उनके पास नहीं है। अगर हम देश की बात करें अपने, तो हमारे देश ने आज तक आईआईटी इंजीनियर पूरे वर्ल्ड को दिए हैं। आज वो जमाना आ गया है कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पूरे वर्ल्ड को दें, क्योंकि हम अपने देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं उसको अब हमें इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और हम लोगों को, हमें अपने यूथ को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाना चाहिए।
उसके लिए मुझे लगता है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे साइबर सिक्योरिटी और कैसे इस सब को एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए 3 महत्वपूर्ण बात मुझे लगती हैं, मेरी ओपिनियन में होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, तो उसमें हमें 6 और 7 क्लास से ही साइबर सिक्योरिटी को करिकुलम में ऐड कर देना चाहिए, जिससे बच्चे को 6 क्लास ऑनवर्ड पता लगना शुरू हो जाए। 6, 7, 8, 10, 12 तक उसे पता लग जाए साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और साइबर सिक्योरिटी कितने तरह से होती है, फायरवॉल क्या होती है, माइक्रो सेगमेंटेशन क्या होता है, क्यों सिक्योरिटी जरूरी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगनी चाहिए, उसको कैसे हम कैसे उस पूरी एजुकेशन को स्प्रेड करें हम बेसिक एजुकेशन में। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंडस्ट्री हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज देती हैं, जैसे कलर टोकन हो गई या और बहुत सारी इंडस्ट्री होंगी, उसमें जो हमारे कॉलेजेस हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो उन सब के साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करके ऐसे सेंटर बनाएं जिसमें वो कंपनीज और हमारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दोनों मिलके काम करें। उस सेंटर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले उनको, जब वो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे हमारे यूथ जब वो एजुकेशन ले रहे हों, तो साथ साथ वो ऑन जॉब ट्रेनिंग लें इन कंपनियों के साथ मिलके, जिससे कि वो अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रैक्टिकल रूप में भी बन सकें एजुकेशन के साथ साथ। और तीसरा में मुझे लगता है कि हमारे को, क्योंकि अब टियर 2, टियर 3 और छोटे कस्बों विलेज में वहाँ पर भी हमारे को बहुत सारा स्कोप है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हमारे बच्चे पढ़ें और हमारे जो एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, दोनों तरह से इंडस्ट्री के भी और हमारे इंस्टीट्यूशन के, वो वहाँ के अपने यूथ को एजुकेशन दें। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी जो देश की ज़रूरत है आज, उसको भी पूरा कर पाएंगे हम, पूरे वर्ल्ड को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी दे पाएंगे हम, और बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर के रूप में ये पूरा सेक्टर उभर सकता है। बिल्कुल। राजेश जी, अभी सुनील सर ने बताया कि जैसे आपकी कंपनी है, बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे कोलैब करना चाहिए जो कि मैन पावर भी मिले और साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प हो? देखिए, इसमें पहले जो देखना है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आइदर यूनिवर्सिटी लेवल पे और पोस्ट ग्रेड लेवल पे, वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड है ऑन अ नॉन प्रैक्टिकल एकेडमिक कोर्सेज पे। यू हैव टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट कोर्सेज एंड यू चैप्टर्स, उसमें आप पढ़ाई करते हैं। बट सबसे जो बिगेस्ट एक डिफरेंस देखते हैं कि जब आप पढ़ के एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठ के उनको हम एक एक्सपोजर दे दें कि एक प्रैक्टिकल अटैक्स कैसे होते हैं, उनको आप डिफेंड कैसे करते हो, आप फॉरेंसिक्स एक्सपोजर्स कैसे देखते हो, ब्लास्ट रेडियस मेजरमेंट्स कैसे करते हो, आप डिफेंस मैकेनिज्म्स कैसे बनाते हो, आप साइबर आर्किटेक्चर कैसे बनाते हो, एक कंपनी का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो या नेटवर्क्स का हो, और डिफरेंट वर्टिकल्स, क्योंकि जो आर्किटेक्चर आप हॉस्पिटल में बनाओगे वो आप वॉरफेयर्स में नहीं यूज़ कर सकते हो, वो आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो। सो एक एक्सपोजर चाहिए हमारे बच्चों को, जहाँ पे एज सुन एज ये एजुकेशन ख़त्म हो तो वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकली तैयार हो टू एक्चुअली टेक द होल वर्ल्ड। तो इसमें हमको ज़रूरत होगी, हमारी कंपनी अगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के हम बैठ के एक डिज़ाइन कोर्स करें, या इन सम केसेस जैसे मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, देयर आर कोर इंजीनियरिंग फॉर साइबर। मास्टर्स भी एक साइबर पे नहीं होता है, मास्टर्स भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया में होता है। तो हम वो आगे बढ़ के काम उनके साथ कर सकते हैं, सो दैट जो भी ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, वो एक एकेडमिक न हो, वो एक प्रैक्टिकल हो। So it would be wonderful for us to actually work with those universities. सुनील सर, साइबर सिक्योरिटी पे आज हमने बात की और अब टाइम हो गया है, आप इस टॉपिक पर अपना कीमती मैसेज ज़रूर दें। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो हमारी सरकार है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, उन सबको मिलके अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम में साइबर सिक्योरिटी को मेन सब्जेक्ट के रूप में ऐड करना चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उनको सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने चाहिए, जिससे कि हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पैदा कर सकें,
जो कि ना केवल हमारे देश की सुरक्षा कर पाएंगे साइबर सिक्योरिटी से, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जैसे पहले हमने आईटी इंजीनियर दिए थे, अब हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दे सकें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना जो पासवर्ड बनाते हैं, अच्छा पासवर्ड बनाइए। नॉर्मली हमने देखा है कि आप अपने नाम के आगे, जैसे मेरा नाम सुनील है तो sunil@123 बना देते हैं, या अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 बना देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अपने घर का ताला खुला छोड़ना। हम बच्चों को इंटरनेट चलाना सिखाते हैं, अब इंटरनेट से बचाना सिखाना है। क्लिक करने से पहले सोचो, एक गलत क्लिक सारे जीवन की कमाई खत्म। जागरूकता सबसे सस्ती साइबर सिक्योरिटी है, लापरवाही सबसे महंगी। राजेश सर, आप भी अपना इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे दर्शकों को जरूर दें। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के यूथ हैं वो इनोवेशन पे ध्यान दें। हम उनको बोलते हैं ब्रेक द बैरियर्स। अगर आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली इन साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वी आर स्क्रैचिंग द सरफेस, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप नई नई कंपनियां बनाएं, क्योंकि साइबर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कोर इनोवेशन की। और साइड में मेरे को एक और रिक्वेस्ट है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ हो या सरकार हो, जहाँ पे ये स्टार्टअप कल्चर में स्पेशली अराउंड 3 एरियाज, एक तो साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली, लेकिन आजकल एआई आ रहा है, वो डिसरप्शन कर रहा है, उस डिसरप्शन के कारण साइबर भी बहुत ज़्यादा ब्रीच हो रहा है। सो एआई विद साइबर उस पर्टिकुलर एरिया में। और तीसरा है डेटा सिक्योरिटी। इन 3 एरियाज में अगर यूथ फोकस करे और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यूथ में पोटेंशियल है, बस अगर यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी कंपनीज को लैब करके उस पोटेंशियल को सही से यूज़ करें तो बहुत बड़ी पावर क्रिएट हो सकती है। सुनील सर, अब टाइम हो गया है कि हम परंपरा के अनुसार आज के जो हमारे गेस्ट हैं राजेश जी को एक सोवेनियर दे के सम्मानित करें। जी सुनील सर, राजेश जी आज इस एपिसोड में अपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की और ये बताया कि कैसे एक पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़ी टेक सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो मिलके इसमें आगे कैसे बढ़ सकती हैं और कैसे 2047 तक हम लोग और भी जल्दी पहुंच सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दोनों का इस मंच पर आना और राष्ट्र निर्माण के विषय पर अपने विचार साझा करना हमारे लिए गौरव की बात है। देश के विकास से जुड़ी ऐसी ही रोचक, प्रेरणादायक और गहराई भरी जानकारी के लिए देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। हमारी पूरी टीम की लगन, मेहनत और समर्पण का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र निर्माण की कहानी को हर घर तक पहुंचाना। हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे इसी मंच पर हमसे जरूर जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।